दोस्तों नमस्कार और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। दोस्तों आज हम एक ख़ास टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसे बोला जाता है कि महाराणा प्रताप और हिंदू मुसलमानों की लड़ाई नहीं थी। वो लड़ाई महाराणा प्रताप और अकबर के बीच की ही थी। जब भी जिक्र होता है वीरता और शौर्य का या उन वीरों का जिन्होंने अभी तक भारत का अस्तित्व बचाए रखा, जिनकी वजह से आज भी हम अपना सर गर्व से ऊंचा कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्षत्रिय राजपूतों का ही नाम सामने आता है। एक अलग ही तस्वीर उभर कर आंखों के सामने आ जाती है। कितने वीर शक्तिशाली योद्धा थे। उन महान लोगों को मेरा बार बार नमन। और आज उन्हीं की वजह से हम अस्तित्व में हैं। आज की इस कड़ी में मैं बात करूंगा महाराणा प्रताप जी की, जिन्होंने हमारा सर हमेशा गर्व से ऊंचा रखा। हमारा इतिहास बदलने की कोशिश आज की ही नहीं बल्कि बहुत समय से की जा रही है। आज मैं महाराणा प्रताप जी कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जिसका वर्णन अलग अलग कवियों ने अलग अलग ढंग से किया है। कुछ हमारे कवियों ने, कुछ मुसलमानों के कवियों ने, पर सबका वर्णन अलग अलग है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम पहले भाग से। अप्रैल 1573 में डूंगरपुर के रावल अस्करण को हराने के बाद जब अकबर के सेनापति मान सिंह पड़ोसी राज्य मेवाड़ पहुंचे तो महाराणा प्रताप ने उदयपुर की मशहूर उदय सागर झील के किनारे उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। प्रताप के बेटे अमर सिंह ने मान सिंह का स्वागत किया, लेकिन पेट दर्द का बहाना बनाकर खुद प्रताप सिंह जी उस भोज में उपस्थित नहीं हुए। उस भोज का जिक्र करते हुए जेम्स टोड अपनी किताब एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान में लिखते हैं, मान सिंह ने कहा कि मुझे पेट दर्द का बहाना अच्छी तरह से मालूम है। मैं तब तक एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं डालूंगा जब तक प्रताप खुद मेरे सामने थाली नहीं रखते। तब हम दोनों एक ही थाली में खाना खाएंगे। प्रताप ने ऐसा करने से इनकार करते हुए कहा कि मैं ऐसे राजपूत के साथ खाना नहीं खा सकता जिसने अपनी बुआ को शादी में तुर्कों को दे दिया हो। इस मुलाकात का जिक्र ना तो अबुल फजल ने अकबरनामा में और ना ही अब्दुल कादिर बदायूनी ने मनखतब उत तारीख में किया है। हाँ, अमर काव्य वंशावली में राज रत्नाकर ने इस मुलाकात का वर्णन करते हुए लिखा है, जब मान सिंह बीच में ही भोज छोड़कर उठने लगे तो प्रताप ने उन पर कटाक्ष किया कि उन्हें अपने फूफा अकबर के साथ वहाँ आना चाहिए था। मान सिंह के जाने के बाद प्रताप ने उन बर्तनों और थालियों को धुलवाया जिसमें उन्हें खाना परोसा गया था, ताकि उनकी नज़रों में उस पाप को धोया जा सके जो उन्होंने अपनी बुआ को सम्राट को शादी में देकर किया था। मान सिंह से पहले उनके पिता भगवंत दास और अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल भी अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप को मनाने आ चुके थे, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली थी। 28 फरवरी 1572 को राणा उदय सिंह का देहांत होने से पहले उन्होंने अपने 9वें नंबर के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया। हालांकि राणा प्रताप उनके सबसे बड़े पुत्र थे। ये अलग बात है कि मेवाड़ के मंत्रियों ने और दरबारियों ने अंततः राणा प्रताप को ही गद्दी पर बैठवाया। दोस्तों रीमा आहूजा की लेखिका हुई हैं। उनकी किताब हुई है महाराणा प्रताप द इनविंसिबल वॉरियर। आप ज़रूर पढ़िएगा, आपको अपने इतिहास के बारे में, सच्ची घटनाओं के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। लेखिका रीमा आहूजा बताती हैं, राणा उदय सिंह ने 20 से अधिक शादियां की थी। राणा प्रताप उनके सबसे बड़े पुत्र थे। उनके 25 भाई और 20 बहनें थीं। उस समय तक मेवाड़ में एक प्रथा थी कि सबसे बड़ा पुत्र पिता के दाह संस्कार के समय राजमहल में ही रहता था, ताकि अगर कोई दुश्मन उस समय हमला कर दे तो उससे निपटा जा सके। जब प्रताप के मामा अखाई राज और ग्वालियर के राम सिंह, जो उस समय मेवाड़ में ही रह रहे थे, उन्हें राजकुमार जगमाल अंत्येष्टि स्थल पर नहीं मिले तो उन्होंने उनके बारे में पूछा तो पता चला कि वो राजमहल के अंदर है और वहाँ उनके राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। वो तुरंत राजमहल में गए। वहाँ जगमाल उस गद्दी पर बैठे हुए थे जिस पर महाराणा उदय सिंह बैठा करते थे। उन दोनों ने दाहिने और बाईं तरफ से उनका एक एक हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उस स्थान पर बैठा दिया।
जहाँ महाराणा के पुत्र बैठा करते थे। फिर प्रताप जी की खोज हुई। वो शहर के बाहर कुछ लोगों के साथ बावड़ी पर बैठे हुए थे और राज्य से बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। उनको राणा बनने के लिए मनाया गया और वहीं पर उन्हें एक पत्थर पर बैठाकर उनका राज्याभिषेक किया गया। इसके बाद जगमाल ने गुस्से में मेवाड़ छोड़ दिया। वो अजमेर जाकर अकबर के संपर्क में आए। अकबर ने उन्हें जहाजपुर की जागीर उपहार स्वरूप दे दी। इससे पहले उदय सिंह ने दूसरे नंबर के पुत्र शक्ति सिंह अपने पिता के जीवित रहते ही मेवाड़ छोड़ चुके थे और अकबर से मिलने वाले वजीफे पर अपना जीवन यापन कर रहे थे। राणा प्रताप के राणा बनने से 4 साल पहले ही 1568 में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर मुगलों का कब्जा हो चुका था। गद्दी संभालते ही राणा प्रताप ने एक तरफ मुगलों से संघर्ष की तैयारी शुरू कर दी और दूसरी तरफ खड़ी फसल को नष्ट करने का आदेश दे दिया ताकि अकबर की फ़ौज को रसद मिलने में दिक्कत हो। रीमा आहूजा बताती हैं, चित्तौड़गढ़ के आसपास खड़ी फसल को जलाकर बर्बाद कर दिया गया ताकि मुग़ल सैनिकों को स्थानीय स्तर पर खाना ना मिल सके। इसी तरह चित्तौड़ और उदयपुर के बीच पड़ने वाले सारे कुओं में कूड़ा फेंकवा दिया गया ताकि मुग़ल सैनिक उनका पानी नहीं पी पाएँ। प्रताप ने यह भी ऐलान किया कि जब तक उनका चित्तौड़ पर दोबारा कब्जा नहीं हो जाता वो सोने और चांदी की थाली का इस्तेमाल नहीं करेंगे और पलंग की जगह ज़मीन पर घास पर सोएंगे। इसके बाद कई शताब्दियों तक मेवाड़ के राजा राणा प्रताप की याद में अपनी थाली के नीचे पत्ते रखकर भोजन किया करते थे। अकबर और प्रताप के इस कटुता की परिणति हल्दी घाटी की लड़ाई में हुई, जहां 21 जून 1576 को तपती दोपहर में दोनों फौजें आमने सामने खड़ी हुई। मुग़ल फ़ौज का नेतृत्व कर रहे थे राजा मान सिंह। शुरू में ऐसा लग रहा था कि राजपूत मुग़लों पर भारी पड़ रहे हैं। तभी मुग़लों का जनरल मेहतार खां, जो पीछे लड़ रहा था, आगे आकर चिल्लाया कि बादशाह अकबर बड़ी रसद के साथ खुद लड़ाई में हिस्सा लेने मैदान में आ रहे हैं। अब्दुल फजल अकबरनामा में लिखते हैं, यह सुनते ही मुग़ल फ़ौज का मनोबल बढ़ गया और वो भागने के बजाय राजपूतों से लोहा लेने लगे। ऐसा संभव था क्योंकि अकबर उस समय आगरा या दिल्ली में नहीं था, बल्कि युद्ध स्थल पर ही कुछ ही दूरी पर मौजूद था। इस अफवाह ने राजपूतों का मनोबल गिरा दिया। मुग़लों को शुरुआती सफलता तब मिली जब मेवाड़ की फ़ौज का मुख्य हाथी राम प्रसाद का महावत एक तीर से मारा गया। इस घटना का विवरण देते हुए अब्दुल कादिर बदायूनी ने मन ख़त्म उत तारीख में लिखा है, मान सिंह बहादुरी दिखाते हुए अपने हाथी को आगे ले आए। राजपूतों ने उन्हें रोकने के लिए हाथियों का ही इस्तेमाल किया। इस बीच मान सिंह की मदद के लिए हाथियों के कमांडर हुसैन खान भी आगे आ गया। ठीक इसी बीच चेतक पर सवार महाराणा प्रताप हाथी पर लड़ रहे मान सिंह के सामने आ गए। उन्होंने उनके ऊपर भाले से हमला किया। रीमा आहूजा बताती हैं, भाला मान सिंह को ना लगकर उनके महावत को लगा और वो वहीं मारा गया। उसी समय मान सिंह के हाथी की सूंड में लगी तलवार ने चेतक के पैरों को बुरी तरह से घायल कर दिया। जैसे ही चेतक को चोट लगी, मुग़ल सैनिकों ने प्रताप पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। महाराणा प्रताप जी की फ़ौज के जनरलों ने तय किया कि उन्हें युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। मुग़लों को भ्रमित करने के लिए उनकी जगह मान सिंह झाला ने ले ली। उनके सिर के ऊपर मेवाड़ की राशि छतरी लगी हुई थी। इसी लड़ाई में मान सिंह झाला शहीद हो गए। 2 पीढ़ी पहले मान सिंह झाला के पूर्वज अज्जा झाला ने भी इसी तरह लड़ते हुए प्रताप जी के दादा राणा सांगा जी की जान बचाई थी। राणा प्रताप के युद्ध क्षेत्र से जाते ही राजपूत सेना में अफरा तफरी मच गई। बाद में निज़ामुद्दीन ने तबागत अकबरी में लिखा है, मुग़लों ने पीछे हटते हुए राजपूतों का पीछा किया और उनमें से बहुतों को मारने में सफल भी रहे। उसी दोपहर बाद लड़ाई ख़त्म हो गई। उधर चेतक, जिसके पैरों में बेइंतहा खून निकल रहा था, प्रताप को अपने ऊपर बैठाकर सुरक्षित स्थान पर ले गया। रीमा आहूजा जी बताती हैं, एक अच्छे घोड़े की पहचान होती है कि वो बिना कहे ही मालिक के मन में क्या चल रहा है वो भांप लेता है। चेतक में वो सभी गुण थे।
घायल होते हुए भी वो प्रताप को अपनी पीठ पर लादे हुए उसके सामने एक खाई देखकर लंबी छलांग लगाई और उसके पार जा पहुंचा। लेकिन तभी उसको दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं पर शहीद हो गया। प्रताप को चेतक के जाने का बहुत दुख हुआ। बाद में उन्होंने चेतक की याद में स्मारक बनवाया जहां उसकी मृत्यु हुई थी। हल्दी घाटी छोड़कर राणा प्रताप गोगुंडा के पश्चिम में कस्बे कोलियारी पहुंचे जहां उनके घायल सैनिकों का इलाज चल रहा था। प्रताप को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि मुगल फौज तुरंत गोगुंडा के किले पर आएगी, इसलिए उन्होंने पहले ही किले में रह रहे लोगों और अपने परिवार को दूसरी जगह भेज दिया था। जब मुगल सेना वहां पहुंची तो वहां सिर्फ 20 मेवाड़ी सैनिक ही किले की रक्षा के लिए मौजूद थे। वो सभी 20 सैनिक किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। प्रताप ने गोगुंडा किले की रसद रुकवा दी, जिसकी वजह से किले पर काबिज मुगल सेना को खाने के लाले पड़ गए। रीमा ओझा बताती हैं, मुगल सैनिकों को भोजन के लिए अपने घोड़े तक मारने पड़े। वहाँ सिर्फ खाने के लिए कुछ जंगली फल फूल और आम ही उपलब्ध थे, जो मुगल सैनिकों के लिए अपर्याप्त थे। हल्दी घाटी की लड़ाई को मुगलों की स्पष्ट जीत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अबुल फजल समेत उस समय कई इतिहासकारों ने लिखा है कि अकबर इस लड़ाई के परिणाम से बहुत खुश नहीं था। उनका कहना है कि उन्होंने बहुत समय तक लड़ाई के जनरलों मान सिंह, आसफ खां और काजी खां को अपने दरबार में पेश होने की इजाज़त नहीं दी। कुछ इतिहासकार तो यहाँ तक कहते हैं कि अकबर को मान सिंह की फरमाबरदारी पर भी शक था। दूसरी तरफ इस लड़ाई को हिंदू मुस्लिम चश्मे से भी देखना गलत होगा। दिलचस्प बात यह है कि मुग़ल फ़ौज का नेतृत्व हिंदू जनरल मान सिंह कर रहे थे, तो महाराणा प्रताप जी की ओर से मुस्लिम सिपह सलार हाकिम खां सूर लड़ रहे थे। सन 1596 में शिकार खेलते हुए महाराणा प्रताप को चोट लगी, जिससे वह कभी उबर नहीं पाए। 19 जनवरी 1598 को मात्र 57 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। अकबर को ये खबर लाहौर में उनके दरबार में दी गई। रीमा ओझा जी बताती हैं, उस समय राजस्थान के एक मशहूर कवि दुर्सा आढ़ा भी अकबर के दरबार में मौजूद थे। उनकी खासियत थी कि वो उसी समय हो रही घटना पर दरबार में बैठे बैठे ही कविता लिखकर उसका पाठ कर देते थे। राणा प्रताप की मौत पर समाचार मिलने पर उन्होंने खड़े होकर पढ़ा, असलेगो अणदाग पाग लेगो अणनामी, गो आड़ा गढ़वाए जी को बहतो घुरवामी। यानी तुमने कभी अपने घोड़े पर शाही दाग नहीं लगने दिया, तुमने अपनी पगड़ी कभी नहीं झुकाई, तुमने अपने घोड़े पर शाही मोहर नहीं लगने दी, तुमने कभी शाही झरोके के नीचे अपनी इल्तिजा नहीं की, तुम कभी नवरोज़ में बादशाह से मिलने नहीं आए। आज जब तुम्हारे मृत्यु का समाचार दरबार में आया है, देखो बादशाह का सिर झुक गया है, उसकी आंख से आंसू बह निकले हैं और उसने अपने दांतों तले अपनी ज़ुबान को ले लिया है। तुम जीत गए प्रताप। राजस्थान में ये कहानी प्रचलित है कि अकबर ने ये कविता सुनने के बाद दुर्सा आड़ा को इनाम दिया था। शायद यही महाराणा प्रताप जी की असली जीत थी। तो दोस्तों, ये कुछ मुख्य तथ्य हैं जो अलग अलग कवियों के द्वारा अलग अलग ढंग से बयान किए गए हैं। बहुत लंबा तो नहीं खींचते हुए वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आप दोस्तों मेरे भाइयों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई कमी हो तो बताइएगा ताकि उसको सुधारने का मुझे मौका मिले।